नमस्कार। कोरोना संकट के इस समय में भी हिंदुस्तान में मीडिया का एक वर्ग और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के स्थानीय दलाल इस फिराक में हैं कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान और चीन के बीच लड़ाई हो जाए, उनके बीच संबंध पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएं। वैसे तो कई सालों से इस तरह के लोग अपनी साजिशों में लगे हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। 1962 से लेकर आज तक हमारे और चीन के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, और सीमाओं पर भी अक्सर हमारे और उनके जवानों में झड़प होती रही है। दरअसल 1962 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के दिल में वो जो हार थी, वो जो शिकस्त थी, वो कांटे की तरह चुभी हुई है। और रहा सवाल चीन का, तो आज भी वो उसी पुराने मुगालते में जीता है कि जिस तरीके से 1962 में उसने हमें शिकस्त फाश दी, वो एक मरतबा फिर उसे दोहरा सकता है। 1962 से पहले हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कोई ख़ास संबंध नहीं रहे, न तनावपूर्ण और न ही मैत्री के। हिमालय पर्वत ने चीन और भारत के बीच एक दीवार का काम किया है, जिसकी वजह से चीन का प्रभाव या दुष्प्रभाव कभी हिंदुस्तान पर ज़्यादा नहीं पड़ा। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान, या हम ये कहें कि जो हमारा पुराना भारतवर्ष था, उसके बीच में जो संबंध थे वो ना ज़्यादा अच्छे रहे ना ज़्यादा बुरे रहे। चीनी यात्री हिंदुस्तान आते रहे और बौद्ध धर्म का भी असर चीन में हुआ, और कभी चीन ने तो हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया। हमारे दो शासकों ने चीन पर सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश की, जिसमें एक काफ़ी हद तक कामयाब रहे, जो कि कुषाण वंश के कनिष्क थे। और बाद में जो हमारा सबसे दीवाना, सबसे पागल जो हमारा राजा था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने भी एक फ़ौज भेजी चीन की तरफ को। ये बात अलग है कि वो चीन पहुंचने से पहले ही पहाड़ में मर खप गई। बहरहाल, और इसके अलावा जो भारत और चीन के बीच तिब्बत है, वो उस वक्त बड़ा ताकतवर देश हुआ करता था और एक बफर स्टेट का काम करता था। यानी कि कभी चीन तक हमारा जो सीधा वास्ता है वो ज़्यादा पड़ा नहीं, क्योंकि बीच में तिब्बत था। 1962 की जो हार है वो आज भी हमारे देश के लोगों के दिल में चुभ रही है। हमारी संसद का संकल्प भी है कि वो भारत की चीन द्वारा कब्ज़ाई ज़मीन को एक दिन वापस लेगी। इसके अलावा हमारे माँ बाप जो हमें बताते हैं कि उन्होंने भी बड़े नारे लगाए थे उस दौरान जब जंगें हुई थी कि चीन को फूंक दो। तो चीन को फूंकने का जो एक दबा हुआ जो एहसास है, जो दबी हुई जो इच्छा है, वो हिंदुस्तानियों के अंदर है। लेकिन अब इस दबी हुई इच्छा को किस तरीके से पूरा किया जाए, ये कौन तय करेगा, और वो कौन सा समय होगा जिस समय पर इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हिंदुस्तान के नातजुर्बेकार मीडिया की हर मुमकिन कोशिश है, पूरे मीडिया की नहीं, एक वर्ग की, कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान युद्ध हो जाए और उसे मौका मिले लाइव दिखाने का, लाइव टेलीकास्ट करने का, रिपोर्टिंग करने का। एक युद्ध का उन्माद पैदा कर वो अपने स्वार्थों की रोटी सेकना चाहते हैं। जिस मीडिया को इस बात का इल्म नहीं है कि सामरिक विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जियोपॉलिटिक्स के जो विशेषज्ञ हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है, वो पुराने तमाम सैन्य अधिकारियों को चीन के और दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर अपने अपने विचार देने के लिए आमंत्रित करता है, जबकि उनकी भूमिका उस वक्त ज़्यादा अहम होती है जब भी युद्ध होता है। और दूसरी बात यह है कि रणनीतियाँ कभी वैसे भी सबके सामने उजागर नहीं की जाती हैं। और जब हिंदुस्तान और चीन के बीच 1962 की जंग हुई थी, तो दुनिया के किसी मुल्क ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। अमेरिका ने बहुत कम, बहुत छिटपुट मदद की थी, और वो भी मदद बाद में भेजी गई। और हमारे जो सबसे करीबी दोस्तों में से था सोवियत संघ, उस वक्त का सोवियत संघ, उसने भी अपने कम्युनिस्ट साथी चीन के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की कोई मदद नहीं की। उस पर हिंदुस्तान के जो विशेषज्ञ हैं
वो आज तक नसीहत देते हैं कि हिंदुस्तान ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हिंदुस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल करता, फिर चीन नहीं करता। और आज भी अमेरिका हिंदुस्तान को चीन के ख़िलाफ़ खड़ा तो करना चाहता है, लेकिन उसकी कीमत हिंदुस्तान को ही चुकानी होगी। आज भी अमेरिका, टर्की और पाकिस्तान जैसे जो आतंकवाद पोषित देश हैं उन्हें खुला समर्थन देता है, और जब वो चीन के मुद्दे पर हिंदुस्तान को समर्थन देगा तो इसके बदले वो हिंदुस्तान का साथ चाहेगा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़, और भारत को एक ऐसे युद्ध के गड्ढे में झोंक देगा जहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भारत का राजनीतिक नेतृत्व और रणनीतिकार पूरी तरीके से सक्षम हैं और समझदार हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वो अपने काम में पूरी तरह से सिद्धस्त हैं, और यही वजह है कि वो ना अमेरिका के झांसे में आएंगे और ना ही चीन के किसी उकसावे में। उन्हें मालूम है कि कब, क्या और कैसे उन्हें अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देना है। और 1962 के बाद जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ चीन के साथ हुई हैं, छिटपुट भिड़ंतें, उसमें हिंदुस्तान का पलड़ा ऐसा नहीं है कि हल्का रहा। हिंदुस्तान ने बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी है। और जो लोग टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं अपने अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर और इस इद्दोन्माद को पसंद करते हैं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जब जंग होगी तो उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जान का नुकसान हिंदुस्तान का देहाती इलाका चुकाएगा, हिंदुस्तान जो ग्रामीण भारत है वो चुकाएगा, क्योंकि सेना में गांव के लड़के लड़ते हैं। और बाकी जो इसकी वजह से महंगाई होगी, इसकी वजह से जो दुनिया भर के कर लगाए जाएंगे, उनकी कीमत भी हिंदुस्तान का गरीब आदमी चुकाएगा, जिसे किसी भी तरीके की सरकारी मदद नहीं मिलती है, जो अपने दम पर, अपने संसाधनों से और अपने संघर्ष से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। टेलीविज़न चैनल के स्टूडियोज़ में बैठकर जो खबरों का सौदा करते हैं, जो फर्जी खबरों का निर्माण करते हैं, जो ये झूठी खबर दिखाते हैं कि चीन ने हमारे सैनिकों को पकड़ लिया, बाद में छोड़ दिया, वो लोग भी हिंदुस्तान की बेहतरी नहीं चाहते हैं। और जो लोग ड्राइंग रूम में बैठकर चिंता कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस तरह की वारदातें, इस तरह की झड़प सीमा पर होती हैं, और वो कोई सैनिकों और आम शहरियों के बीच नहीं होती हैं। दूसरी तरफ भी सिपाही है, इधर भी सिपाही है। हमारा जो सैनिक है वो जिस्मानी तौर पर, मानसिक तौर पर चीनियों से कहीं कमतर नहीं है, बल्कि कुदरत की जो इनायत है उसकी वजह से वो कई मामलों में उनसे आगे है। और रहा सवाल दिलेरी का, तो हिंदुस्तान की फ़ौज कभी दिलेरी के मामले में कमतर नहीं रही। ये बात सही है कि काफ़ी शताब्दियों तक हम हारते रहे हैं, लेकिन हमारे दुश्मन ने भी कभी हम पर इल्ज़ाम नहीं लगाया कि भारतीय सैनिक बुज़दिल थे या भारतीय सैनिक मैदान जंग को छोड़कर भाग जाया करते थे। और ऐसा भी नहीं है कि चीन के पास दिव्यास्त्र हों और हमारे जो सिपाही हैं वो साधारण अस्त्रों से लड़ रहे हैं, तीर कमान और भालों से लड़ेंगे। चीन जैसे हथियार हमारे पास भी हैं, और चीन को पूरी टक्कर देने का मादा हमारे सेना के लोगों में है। चीन के साथ तनाव की वजह एक तो ये है कि उसने हमारी ज़मीन हथिया रखी है। हमारा जो भगवान शिव का मानसरोवर है वो चीन के पास है। बहरहाल वो तनाव की वजह नहीं है, क्योंकि ईश्वर की भूमि को कभी किसी भौतिक सीमा के अंदर नहीं बांधा जा सकता। ऐसे कई धर्म हैं जिनको मानने वाले के धार्मिक स्थान अलग अलग जगह हैं, वहाँ लोग जाते हैं। शिया इराक़ में जाते हैं, और दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान मक्का और मदीना जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा फ़िक्र करने की बात नहीं है। अगर मानसरोवर चीन के पास भी है तो वो चीन की नहीं, वो भगवान शिव की ही भूमि है। लेकिन चीन के साथ हमारे तनाव की वजह है व्यापार के क्षेत्र में उसकी आक्रामक नीतियाँ, और दूसरा उसका हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का हर सतह पर साथ देना, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके लिए हमेशा खड़ा रहना हो या फिर दूसरी इमदाद उसे देना हो। यही चीन के साथ हमारे तनाव की सबसे बड़ी वजह है।
लेकिन ऐसे कोई हालात नज़र नहीं आते जब भारत और चीन के बीच एक युद्ध हो सकता है बड़े स्तर पर। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। भारत और चीन के बीच जो असली लड़ाई है वो है व्यापार की, दुनिया के व्यापार को कब्जाने की और इकोनॉमी में आगे बढ़ने की। ये बात सही है कि चीन अभी हिंदुस्तान से आगे है, लेकिन जो भारत की आबादी है, जो भारत का युवा वर्ग है, जो भारत की संभावनाएं हैं, उसकी वजह से चीन के दिल में कहीं ना कहीं ये डर और खौफ है कि आने वाले वक्त में भारत की तरफ से उसे बड़ी चुनौती मिल सकती है। और जहाँ तक सवाल है भारत की तकनीक का, भारत के विज्ञान का, तो वो चीन के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर बेशक हो, लेकिन दुनिया के सामने और सही मायनों में वो चीन के मुकाबले कहीं ज़्यादा विश्वसनीय हैं। और यही वजह है कि चीन को ये ख़तरा सता रहा है कि ख़ास तौर से कोरोना के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनती जा रही हैं और बनेंगी, वो कहीं ना कहीं भारत को एक लाभ की स्थिति में रखेगा। और यही वजह है कि चीन नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के और दुनिया के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं वो ज़्यादा बढ़ें, सकारात्मक दिशा में जाएं। लेकिन उसे इस बात का भी एहसास है कि अगर वो भारत से भिड़ गया तो फिर वो यहीं सिमट कर रह जाएगा। वो ना भारत को हरा पाएगा और ना ही वो पीछे हट पाएगा। ये लंबी लड़ाई चल सकती है और यही वजह है कि अब बड़े युद्धों का समय बीत गया है। अब सिर्फ आर्थिक लड़ाइयाँ होती हैं और आर्थिक क्षेत्र में भी चीन और भारत दूसरों पर भारी पड़ सकते हैं। रहा सवाल ये कि हमें कब अपनी ज़मीन वापस लेनी है, कब हमें अपने दिल में फंसे कांटे को बाहर निकाल कर फेंकना है, तो ये हिंदुस्तान को चलाने वाले हैं, जो हिंदुस्तान की नीतियां बनाने वाले हैं, वो ये तय करेंगे। इसे तय करने का काम कोई मीडिया का कर्मचारी या कोई तुक्कड़बाज वीर रस का कवि या कोई रिटायर्ड सरकारी अधिकारी नहीं करेगा। ये परिस्थितियाँ इस बात का फैसला करेंगी कि कब भारत अपनी ज़मीन के लिए चीन के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो। नमस्कार, जय हिंद।